बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रफ़ी एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इरिथ्रोपॉइसिस की साइट्स पढ़ी थी कि इरिथ्रोपॉइसिस कहाँ कहाँ पर और किस टाइम पीरियड में होती है। अब हम इरिथ्रोपॉइसिस की स्टेजेस को पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज इरिथ्रोपॉइसिस। तो आरबीसीज की प्रोडक्शन को इरिथ्रोपॉइसिस कहा जाता होता है। अब यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते होते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टेजेस को रट्टा मारना है। अब एक बात रट्टा मारना कि जो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट इज इमेच्योर सेल, जबकि CYTE साइट, साइट इज मेच्योर सेल। तो जो पहली स्टेज होती है दिस इज कॉल्ड प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। फिर इसके बाद तीन नॉर्मोब्लास्ट आएंगे, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट। फिर इसके बाद रेटिकुलोसाइट्स जो हम रेटिक्स बोलते हैं, और लास्ट में आपके आरबीसीज जिनको रिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। पहले स्टेजेस दोबारा पढ़ लो। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट। अब जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्टेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दोनों मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, सही हो गया। बस और कोई पॉइंट रट्टा नहीं मारना। दूसरा ये पॉइंट है कि बल्कि दूसरी स्टेज पे जाते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस गायब नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस फर्स्ट स्टेज में भी होगी और सेकंड स्टेज में भी होगी, बट बेस्ट आंसर इज सेकंड स्टेज विच इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पर जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन बनना होता है, सिंथेसिस होती है। इंटरमीडिएट में अपीयरेंस होती है, और लेट के अंदर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होती है। रेटिकुलोसाइट में मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है। क्लियर, मैं दोबारा बता दूं ये सब चीजें पॉइंट्स कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, अपीयरेंस होती है इंटरमीडिएट के अंदर, अपीयरेंस के बाद प्रोडक्शन होती है तो वो लेट में होती है, फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो रेटिकुलोसाइट में होती है। इस तरतीब को रट्टा मारोगे तो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो बाकी इनके कुछ अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है जो आई डोंट थिंक सो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, बस ये रट्टा मारना कि रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट्स इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज, ये बाइकॉन्केव होते हैं, और इनमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है, रेटिकुलम होता है, वो नहीं होता। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो न्यूक्लियस डिसअपियर होता है किस स्टेज में, तो ये मैंने पॉइंट बताना था। न्यूक्लियस गायब हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट वाली स्टेज में। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए जगह भी तो प्रोवाइड करनी है ना। अब एच बी सिंथेसिस कब होती है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। मैंने फिर सिंथेसिस के बाद अपीयरेंस कहा था तो इंटरमीडिएट है, फिर प्रोडक्शन बोला था तो लेट है, फिर कंसेंट्रेशन बोला था तो रेटिकुलोसाइट है। तो इस तरतीब को रटा मार लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लोवेस्ट एच बी इन न्यू बॉर्न, तो वो किस मंथ में होता है? थर्ड मंथ में। अब ये फैक्चुअल MCQ है तो इनका कुछ नहीं कर सकते। क्लियर, तो आपने रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट इज रथ के पाउच। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो कहाँ से निकलता है? वो रथ के पाउच से बनता है। रथ के पाउच के 3 से 4 MCQ आने चाहिए कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफिसिस, वो रथ के पाउच से बनता है। पहला MCQ पॉइंट। अभी रथ के पाउच क्या है? ये एक्टोडर्मल डायवर्टिकुलम है, एक्टोडर्म से राइज करता है। तीसरा MCQ पॉइंट कि और ये कौन सी एक्टोडर्म से? तो जो फोर गट की स्टोमोडियम है, स्टोमोडियम को माउथ कहते हैं, तो जो फोर गट का जो स्टोमोडियम है, माउथ कैविटी है, उसके एक्टोडर्म से रथ के पाउच बनता है, और उस रथ के पाउच से एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफिसिस बनता होता है। एक और MCQ, रथ के पाउच का जो ट्यूमर होता है या जो डेरिवेटिव होता है वो क्रेनियो फेरेंजियोमा होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम रथ के पाउच। क्लियर, और जो रथ के पाउच है वो आउट पाउचिंग होती है स्टोमोडियम की। ठीक हो गया। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो रथ के पाउच या एक्टोडर्मल आउट पाउचिंग ऑफ स्टोमोडियम, इनका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है।
नेक्स्ट इज गट की हर्निएशन पढ़ लेते हैं। जो मिड गट रोटेट करती होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और कितनी डिग्री की होती है, 180 काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलती होती है, और इसी फेज में वो हर्निएट भी कर जाती है। तो एक बात रट्टा मारना, मिड गट की हर्निएशन इंपॉर्टेंट है, और ये फिजियोलॉजिकल होती है, क्योंकि जब फीटस ग्रो कर रहा होता है तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो गट को एकोमोडेट कर सके, तो गट हर्निएट कर जाती है फिजियोलॉजिकली। अब एक बात रट्टा मारना कि गट हर्निएट कर जाती है 6th वीक में, और 10th वीक में वो वापस आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक हो गया। और जब वो 6th वीक में हर्निएट करती है तो वो 90 डिग्री की रोटेशन कर चुकी होती है, और जब वो 10th वीक में वापस आ रही होती है तो 180 की रिमेनिंग कर लेती है, तो टोटल मिड गट 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करती होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जो मिड गट है वो 6th वीक में फिजियोलॉजिकल हर्निएट कर जाती है थ्रू द अम्ब्लाइकल रिंग इनटू द अम्ब्लाइकल कॉर्ड, और जब वो हर्निएट कर रही होती है तो वो 90 डिग्री की रोटेशन करती होती है। और मिड गट को सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और मिड गट से एक डायवर्टिकुलम बनता है मैकल्स वाला, तो वो बनता है वाइटिलिन डक्ट से। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन 10th वीक के अंदर क्या होता है कि जो हर्निएटेड इंटेस्टाइन है वो वापस आती है, और जब वो वापस आ रही होती है तो वो रिमेनिंग 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर लेती है। तो 90 पहले कर गई, 180 आते हुए कर गई, तो टोटल होगी 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन।